और चलिए आपको उत्तराखंड की हर बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर से एक बवाल की तस्वीर आई है। यहाँ पुलिस वालों ने एक कांवड़िए के बाइक का चालान काट दिया और फिर क्या था, सारे कांवड़िया बवाल करने लगे, सड़क जाम कर दिया। जो लोग इस रोड पर मौजूद थे उनकी परेशानियों का आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। देखिए, चालान वापस लेने को लेकर यहाँ पर हंगामा भी हुआ क्योंकि कांवड़िए की बाइक का चालान काटा गया और उसके बाद जो कांवड़िए थे साथ में वो भी नाराज हो गए, हाईवे को जाम लगा दिया गया। लेकिन अब सोचिए, जो लोग उस रास्ते से गुजरने वाले होंगे उनको इस जाम की वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। देखिए, दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे कांवड़ियों की बवाल की तस्वीरें है क्योंकि चालान काटा गया, जिसके बाद बाकी के कांवड़ियों ने भी हंगामा कर दिया। और जो दूसरी तस्वीर है हाईवे पर जाम की ये तस्वीर है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ऊधम सिंह नगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कांवड़िए की बाइक का चालान काटने के बाद कांवड़ियों ने हंगामा किया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में कांवड़िए वहां पर मौजूद हैं। हंगामा वहां पर किया गया है और इस हंगामे के चलते काफी देर तक हाईवे भी जाम रहा, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत उठानी पड़ी। और अब खबर हरिद्वार से, जहां ज्वालापुर में विष्णु अरोड़ा नाम के भाजपा नेता ने दूसरे भाजपा नेता दीपक टंडन पर फायरिंग कर दी है। मामला भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन के घर के पास वाली गली का है। तिरंगा कार्यक्रम को लेकर दोनों नेताओं से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नेता के घर पर फायरिंग हुई है। आपसी कहासुनी को लेकर ये फायरिंग हुई। तो इंडिपेंडेंट मैटर है, कहीं हो सकता है कोई रिलेशन हो, लेकिन अभी तक ऐसे पूरा पक्का इसका रिलेशन कुछ मामले से नहीं आया है। बाकी मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई। और वहीं सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी और कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। सड़क परियोजना को लेकर नितिन गडकरी से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और देखिए, आज नीति आयोग की जो बैठक है उसमें वो हिस्सा लेंगे। दिल्ली दौरे पर है सीएम धामी और बताया जा रहा है कि आज वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे और कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। दरअसल सड़क परियोजनाओं को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा होगी क्योंकि उत्तराखंड में विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं और उसी मसले पर सड़क परियोजना को लेकर नितिन गडकरी से मुलाकात होगी। लेकिन आज जो कार्यक्रम है वो नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने का है। उससे पहले ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगदीप धनखड़ को बधाई देते हुए। इसके अलावा अमित शाह के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम धामी। नीति आयोग की बैठक होनी है, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके लिए आज बड़ी बैठक है, तो मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा भी है। और वहीं इससे पहले कल सीएम धामी अपने दिल्ली दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने राज्य के हालातों को लेकर चर्चा की। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि आपदा प्रबंधन के लिए एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए काम करे। और इसके साथ ही गृह मंत्री के साथ आवासीय व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए अनुरोध उन्होंने किया और केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की गई। इसके साथ सीएम धामी ने रेल मंत्री से भी मुलाकात की और रेल मंत्री से सीएम ने कहा कि ऋषिकेश से उत्तरकाशी रेल का डीपीआर तैयार है और इसीलिए उसे जल्द मंजूरी मिल जाए। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह जी से उनका मार्गदर्शन और भेंट करने के लिए गया था। काफ़ी बरसात के समय में आपदाएं आती और भूस्खलन से लेकर अतिवृष्टि और तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसमें मैंने उनसे अनुरोध किया है कि एक कोई आपदा प्रबंधन का कोई एक शोध संस्थान या ऐसा केंद्र जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए भी जो है शोध का काम करे, उसको खोलने के लिए। रुड़की देवबंद रेल परियोजना जिस पर काफ़ी काम हो चुका है, उस पर जो बचा हुआ अंशदान है, मैंने उनसे कहा है कि उस अंशदान को भारत सरकार वहन कर ले। इसके साथ साथ टनकपुर बागेश्वर जो महत्वाकांक्षी रेल योजना है, उस रेल योजना के लिए भी मैंने कहा है, उनसे अनुरोध किया है कि उसको जो है ब्रॉड गेज सर्वे में
उसके कार्य को करवाएं। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, इसके पीछे एक गिरोह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो 18 अगस्त को उपवास भी रखेंगे। ये एक गिरोह ने गिरोहबद्ध तरीके से किया है। यहाँ की जो पंचायती संस्थाएं हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशन और जिलाधिकारी भी है, इन सब का अपहरण कर लिया गया है, इस गिरोह के कब्जे में है। और इससे हरिद्वार के अंदर जो पंचायती लोकतंत्र है और पंचायती संस्थाएं हैं, वो सब खतरे में है। 7 की जगह पर जो है अब मैं 18 तारीख को बैठूं। और अब बात उत्तराखंड के मौसम की भी करते हैं। आज उत्तराखंड में भारी बारिश से थोड़ी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि उत्तराखंड में 9 अगस्त तक भारी बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानी उत्तराखंड में बढ़ी हुई है, लेकिन आसमानी आफत से कुछ राहत मिलने की जरूर उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है। 9 अगस्त तक बारिश से कुछ राहत कुछ इलाकों में जरूर मिलेगी। तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने थोड़ी राहत की उम्मीद जाहिर की है। भारी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आज के लिए अलर्ट है। और आपको बताएं कि आज से लेकर कुछ दिनों तक अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन हालात देखिए जो उत्तराखंड में है, उससे अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं रुड़की में एक छात्रा इसलिए परेशान है क्योंकि हेडमास्टर ने उसकी टीसी पर लाल पेन से लिख दिया, जिससे छात्रा को अगली क्लास में दाखिला नहीं मिल रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि अब इसमें विधायक को भी कूदना पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। रुड़की के मंगलौर की रहने वाली इस लड़की का परिवार परेशान है। 10वीं पास करने के बाद अगली क्लास में एडमिशन नहीं मिल रहा है। दरअसल टीसी में स्कूल की तरफ से स्टूडेंट के आचरण को लेकर कमेंट लिखे जाते हैं। इस कॉलम में स्कूल के हेडमास्टर ने लिखा है कि छात्रा का आचरण हेडमास्टर के लिए ठीक नहीं रहा है। स्कूल में राजनीति करना, हेडमास्टर के साथ बदसलूकी और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना, विभागीय आदेशों का पालन नहीं करना। इसके साथ ही हेडमास्टर साहिबा ने सबसे आखिर में लिखा है कि लड़की में विद्यार्थी होने का एक भी गुण नहीं है। मैंने मानव चौक राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मानव चौक से 10th क्लास पास की है। और हम वहाँ पे मैम से टीसी लेने के लिए गए तो उन्होंने हमारी टीसी पे कुछ अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया है। और आगे हमें एडमिशन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर मेरे साथ में 4 लड़कियाँ और हैं। जो हम यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने हमें बोला कि ये वाली टीसी नहीं चलेगी। तो हम यहाँ मैम से, प्रिंसिपल मैम से बोला, मैम हमें टीसी में आपने ऐसे कैसे लिखा है? तो उन्होंने हमारी टीसी में अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया है, रेड पेन का बहुत यूज़ किया है। सर हमें आगे एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। टीसी के ऊपर ये सब रेड पेन से लिखा गया, इसलिए मामला और गंभीर हो गया। इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि छात्रा और हेडमास्टर के बीच कोई विवाद चल रहा है। 4 बालिकाएं मेरे यहाँ कार्यालय में आई थी मेरे पे। उन्होंने बोला, उन्हें टीसियाँ दिखाई थी कि संबंधित प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक द्वारा उनके चरित्र में कुछ रेड पेन से अंकित किया गया है, जिस पर उनको विरोध था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस संबंध में हमारे द्वारा एक पत्र द्वारा उन प्रधानाध्यापिका का स्पष्टीकरण लिया गया है। तो दोनों पक्षों को मैंने सोमवार को जो है विद्यालय में बुलाया 11 बजे, और मैं विद्यालय में जाकर स्थलीय रूप से दोनों पक्षों को सुनूंगा। मामला इतना बढ़ गया है कि स्थानीय विधायक ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। मैडम से भी बात करी थी। मैंने कहा मैडम ये बताओ कि ये बच्चियाँ जो हैं 15, 12, 13 साल की, जो आपने रेड पेन से इस पर लिखा है, तो बताने का कष्ट करें कि ये किन किन मामलों में इन्वॉल्व है, किन राजनीति से प्रभावित है। वो कह रही है कि उस पर लिखा हुआ है कि राजनीति से राजनीति करती हैं, जो है इस लायक नहीं है कि इन्हें पढ़ाया जा सके। तो मैंने कहा ये बताइए कहाँ राजनीति कर रही हैं। छात्रा का परिवार परेशान है, उसे दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर हेडमास्टर को छात्रा के आचरण को लेकर कोई शिकायत थी तो फिर उसे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं बताया गया। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट।
और उधर हरिद्वार के ज्वालापुर में स्कूल की इमारत जर्जर है और इसीलिए स्कूल को टेंट में चलाना पड़ता है। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल की इमारत बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और इसीलिए अब उन्हें तिरपाल में कक्षाएं चलानी पड़ती है। स्कूल की इमारत जर्जर है। शिक्षकों को मजबूरी में कक्षाएं तिरपाल के अंदर चलानी पड़ रही हैं। ये तस्वीरें हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित प्राइमरी स्कूल नंबर 12 की हैं। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है मगर अभी तक दूसरा भवन नहीं मिला, इसलिए तिरपाल के अंदर कक्षाएं चल रही हैं। बिल्डिंग की दिक्कत है और तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जैसी सुविधा है उसी हिसाब से काम हो रहा है और उसी हिसाब से पढ़ाई कराई जा रही है। बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर है, लिंटर तक गिरा। हाँ, लिंटर गिरा पड़ा, वहाँ बिठाते नहीं है, हम लोग आंगन में बिठाते हैं, वहाँ पर जो है वो डाल रखा है तिरपाल। इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि यहाँ एक स्कूल चल रहा है? अधिकारी कई बार यहाँ का निरीक्षण भी कर चुके हैं मगर फिर भी स्कूल की हालत नहीं सुधरी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो कानूनी पेचीदगियों का हवाला देने लगे। हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है और इस समय शासन ने भी, विभाग ने भी कहा है कि तमाम जितने भी जर्जर स्कूल हैं उन स्कूलों का डेटा इकट्ठा करके और उनका जो फोटोग्राफ्स है, DPR है, उसको शासन को उपलब्ध करा देंगे। तो उसके बाद जो भी स्रोत होगा स्कूलों की बिल्डिंग से। ये तो सिर्फ इस स्कूल की कहानी है। प्राइमरी स्कूल संख्या 13 का भी यही हाल है। स्कूल की छतें जर्जर हो चुकी हैं। उधर प्राइमरी स्कूल संख्या 5 भी जर्जर हालत में है। बच्चे खुले आसमान और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ये हाल होगा तो भला गरीब बच्चों का भविष्य कैसे चमकेगा? ABP गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की क्षेत्र में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। शातर शाह बरसाना धाम में 7 अवैध भवनों को सील कर दिया गया। अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सूरत में अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। अवैध निर्माण पर बरसाना धाम करके एक इलीगल कॉलोनी है, उसमें जो है करीब 6 भवनों को सील किया है। एक बहुत बड़ा वहाँ पर निर्माण भी हो रहा है जिसमें फ्लैट भी बनाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। वहाँ पर हमने कार्रवाई की है। और वहीं राज्य में जगह जगह संचालित रोपवे की सुरक्षा को लेकर अब बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर NDRF और SDRF की टीम ने मनसा देवी रोपवे पर मॉक ड्रिल की। इसके बाद में मनसा देवी रोपवे पर NDRF और SDRF की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। इस दौरान ये भी देखा गया कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए राहत बचाव का काम कैसे किया जाएगा। NDRF और SDRF की टीमें हमारे यहाँ पर विजिट की और उनको हमने दिखाया कैसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। इनकेस अगर रोपवे बाधित हो जाता है तो इन दैट केस हम कैसे लोगों को कैबिन से रेस्क्यू करेंगे। तो वो फुली सेटिस्फाइड थे और जो भी कार्य हुआ उन्होंने देख करके बड़ा अप्रिशिएट किया। वहीं उन्नाव के सरकारी अस्पताल में इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी से होता है। ECG टेस्ट होता है, मरीजों की दवाइयां लिखी जाती है, सिरिंज भी लगाई जाती है, दवा चढ़ाई भी जाती है। जिला अस्पताल में घंटों बिजली गायब रहती है और CMS कहते हैं कि उन्हें अभी अभी पता चला जनरेटर से बिजली सप्लाई की जा रही है। ये तस्वीरें उन्नाव की हैं, जहां ECG जांच और मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में भी होता है। उन्नाव जिला अस्पताल में घंटों बिजली गायब रही। अंधेरे में मरीजों का इलाज होता रहा। परिजन हंगामा करते रहे। करीब 2 घंटे बाद अस्पताल प्रशासन को याद आया कि अस्पताल में बिजली बहुत जरूरी होती है। यहाँ जो परिसर में ट्रांसफार्मर है वो वहाँ से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। तो उसी दौरान चूँकि मरीज का ECG हो रहा था, ECG करना हार्ट का बहुत आवश्यक होता है, तो उन्होंने किया है। लेकिन हम लोगों ने जनरेटर पे पूरा अस्पताल अभी भी चल रहा है। हमारे इंजीनियर्स जो है वो विद्युत विभाग के अभी भी ट्रांसफार्मर पे लगे हुए हैं काम कर। घंटों इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल टॉर्च की रोशनी इलाज के लिए आंखें बनी रही। डॉक्टर मरीजों के लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखते रहे, मरीजों का इलाज करते रहे, उन्हें दवाइयां देते रहे। वैसे तो अस्पताल में बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर है, लेकिन वो करीब 2 घंटे बाद चालू किया गया। इसे लेकर CMS के अपने तर्क हैं। उधर अस्पताल के कर्मचारियों ने ऑफ द कैमरा बताया
कि डीजल का बजट ना होने से जनरेटर चालू नहीं किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जिन हाथों ने चलना सिखाया, खाना खिलाया, कदमों को जमीन पर टिकना सिखाया, वही हाथ अब जगह जगह पर गुहार लगा रहे हैं। दरअसल कुशीनगर के बीजेपी नेता धनंजय राय की बुजुर्ग मां का कहना है कि बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया और लौटने पर हाथ पैर काट देने की धमकी देता है। वो आला अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन बेटे के रसूख के आगे उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब बेबस और लाचार बुजुर्ग मां बेटे की वजह से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पहले पेपर फैक्ट्री के मैनेजिंग बोर्ड से मां की हिस्सेदारी घटाई और अपनी 80% करवा ली। इसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम दर्ज करा ली। ये आरोप बीजेपी नेता धनंजय राय पर उनकी मां ने लगाए हैं। गीता राय के मुताबिक बेटे ने उनके नाम दर्ज जमीन धोखे से अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया। सरकार है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कोई बात नहीं सुन रहा है। एसपी उपसी सबको फ़ोन किया हमने निकालने के बाद, लेकिन कोई कुछ कानून मेरा साथ नहीं दे रहा है। भाजपा के नेता लोग भी नहीं साथ दे रहे हैं। क्या कहें, मैं दर दर भटक रही हूँ। गीता राय ने बेटियों के घर पनाह ली है। इस बीच धनंजय राय ने विवादित प्रॉपर्टी पर भाजपा का स्थानीय कार्यालय खोल लिया और तुमकुहीराज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार को किराए पर दे दिया। सारा प्रॉपर्टी लेकर के बेईमानी करके हमको तरह तरह के बात करते रहता है कि हम मार देंगे, हम हाथ काट लेंगे, घर में घुसिएगा तो डर से हम आते नहीं, इधर उधर भटक रहे हैं बस। अब मदर दर दर भटक रही हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं। मदर को तो छोड़ नहीं सकते हैं। अब अभी योगी जी की सरकार है, वो महिलाओं का बहुत वो संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन तो हम तो देख रहे हैं कि सब अभी भी पुलिस, दरोगा, एसपी, कोई भी इस तरह से उसके ही बहकाव में सभी लोग हैं। महिला के पति गोविंद प्रसाद राय अपने जमाने के बीजेपी के बड़े नेता थे। उन्होंने 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। उनकी मौत के बाद बेटे ने मां को घर से निकाल दिया और अब बूढ़ी मां न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं चंदौली के नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव दिखने लगा है। समय के साथ लोग असलियत समझने लगे हैं। नए हालात में अब बच्चियां भी स्कूल जाने लगी हैं। कुछ इलाकों में स्कूल काफी दूर है। इसको देखते हुए नौगढ़ में बेटियों को साइकिल और बैग वितरित किए गए, जिससे उनकी पढ़ाई का रास्ता थोड़ा सा आसान हो सके। कभी नक्सल प्रभावित रहे चंदौली के नक्सल क्षेत्र नौगढ़ में बदलाव की बयार पहने लगी है। समय के साथ लोग असलियत समझने लगे हैं और इलाके की बच्चियां तक पढ़ने के लिए स्कूल जा रही हैं। चंदौली के सबसे पिछड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्र नौगढ़ से आज 11 बच्चियों को साइकिल, स्कूल बैग, शूज़ और ड्रेसेस के साथ साथ 2000 कैश डीएम साहब और कप्तान साहब के कर कमलों से दिया गया है और बच्चियों को उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। उनके अंदर पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ना चाहती हैं, उनकी शिक्षा रुक गई थी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसे देखते हुए सभी बच्चियों की साइकिल पर तिरंगा भी लगाया गया था। गरीब बच्चियों को मदद करने की ये पहल समाज सेवी दुर्गेश सिंह की वजह से संभव हो पाई। इसके लिए समाज सेवी दुर्गेश सिंह ने बहुत मेहनत की है। वो ऐसे बच्चों को खोजते रहते हैं, अपना योगदान करते रहते हैं, हम लोग उनका सहयोग करते रहते हैं। चंदौली के नक्सल नौगढ़ इलाके में आधी जमीन पर पहाड़ और जंगल हैं। यहाँ उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा, चंदौली। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।